हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम DFCCL 2016 का पार्ट 2 देख रहे होंगे। ठीक है, पार्ट 2 में हमारा क्या था? पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यार जिसने भी अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो जाके। सब्सक्राइब करने की वजह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी कोई भी वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे अपडेट मिल जाएगा कि यार मैंने कोई वीडियो अपलोड करी है। ठीक है, और कोर्सेज के लिए आप टेक्नोजर्ट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। ठीक है, और ये जो इंस्टाग्राम हमारे फेसबुक चैनल्स वगैरह हैं, ये आप हमारे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं क्योंकि जो भी पोस्ट वगैरह होती है वो सब मैं इन्हीं चैनल्स पे अपलोड करता हूँ। सही है। सो क्वेश्चन नंबर 1, इन अ डीकोडर इफ द इनपुट लाइंस आर 4, अगर इनपुट लाइंस 4 है देन द नंबर ऑफ मैक्सिमम आउटपुट लाइन, तो आउटपुट लाइन का फॉर्मूला होता है 2 to the power n। ठीक है, तो 2 to the power 4 इज 16, तो टोटल 16 आउटपुट लाइंस होंगी आपकी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट ऑफ ए बी प्लस ए बार प्लस बी बार। चलो जी, ए बी प्लस ए बार प्लस बी बार इसका निकालना है। तो मैंने क्या करा, ए बार प्लस ए बी प्लस बी बार अलग कर लिया। ठीक है, तो एक तो बन जाएगा ए बार प्लस ए से और फिर ए बार प्लस बी बार। ठीक है, ए बार प्लस ए 1 होता है तो ए बार प्लस बी बार, बी प्लस बी बार भी 1 होता है, तो ए बार आपका आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, ए बार ये बी प्लस बी बार जो है 1 होता है, ए बार प्लस 1 इज 1। ठीक है, तो 1 आपका आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिड्यूस द डिस्टॉर्शन, या डिस्टॉर्शन रिड्यूस करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? सबसे पहले तो डिस्टॉर्शन यूज करने के लिए हम इक्वलाइजर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एक्टिव रीजन ऑफ अ ट्रांजिस्टर एमिटर बेस्ड जंक्शन इज डैश एंड द कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज डैश। ठीक है, तो यार एक्टिव रीजन के अंदर जो हमारा एमिटर बेस्ड जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस्ड होता है और जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है वो रिवर्स बाइस्ड होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन द लाइटनिंग सिस्टम फॉर पावर इंटरप्शन। ठीक है, तो पावर इंटरप्शन के लिए SCR यूज करते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जिन्हें हम थायरिस्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, एज ये करंट कंट्रोल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट प्रोपोगेशन डिले। तो यार ये फार्मूला हमारा लॉजिक, ये जो चीज़ है ये हमारी लॉजिक फैमिली से रिलेटेड है, जो हमने लॉजिक फैमिलीज अलग अलग पढ़ी है, TTL हो गया, VCS हो गया, CMOS, NMOS, PMOS, ये सब जितने भी पढ़े सबके अपने अलग अलग प्रोपोगेशन डिले होते हैं। तो इसमें ECL जो है, ECS का जो प्रोपोगेशन डिले होता है वो ECL का वो सबसे कम होता है, जो कि होता है एमिटर, जिसकी स्टेट्स फॉर एमिटर कपल्ड लॉजिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टेडी स्टेट एरर इन अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, स्टेडी स्टेट एरर का जो मैग्नीट्यूड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम पे किस पे डिपेंड करता है ये बताओ मुझे। तो प्लस ये हमारा डिपेंड करता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पे। ठीक है, हमेशा याद रखना कैसे डिपेंड करता है। अगर आपको मालूम होगा स्टेडी स्टेट एरर्स जो है ESS वो क्या होता है, R(s) अपॉन में 1 + GSHS होता है। ठीक है, अब हमारा H(s) तो क्या होता है, H(s) एक तरीके से यूनिटी फीडबैक होता है हर जगह। R(f) हमारा यूनिट स्टेप हो सकता है, तो मेनली हमारा G(s) पे डिपेंड करता है, तो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है G(s). ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a single phase full wave midpoint thyristor uses a 220-200 volt transformer with a center tap on the secondary side। center tap है ना secondary side पे, तो हमारा जो यहाँ से मैक्सिमम वोल्टेज जो VRMS वोल्टेज 200 का हाफ करो हमारी 100 वोल्ट होती है। ठीक है, वो PIV रेटिंग पूछ रहे हैं, तो PIV रेटिंग क्या होती है थायरिस्टर की, वो ट्वाइस ऑफ VM होती है। अब यहाँ से VM निकल जाएगा क्योंकि हमें मालूम है VRMS जो होता है VM/√2 होता है, तो VM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100√2 हो जाएगा। अगर VM मेरा 100√2 है तो PIV 2VM है, 2 इंटू में 100√2, ये कितना आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ से आपका आएगा 200√2, दैट इज इक्वल टू अराउंड 282.84 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर हैज डैश लेयर ऑफ मटेरियल। या कितनी लेयर ऑफ मटेरियल होती हैं? 3 लेयर होती हैं यार, PNP और NPN हमने पढ़ाई है। ठीक है, तो 3 लेयर ऑफ मटेरियल होती हैं ट्रांजिस्टर में। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। एज द कॉमन मोड वोल्टेज गेन डिक्रीजेस, कॉमन मोड वोल्टेज गेन अगर डिक्रीज कर जाता है तो आपका CMRR जो है आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, याद रखना CMRR क्या होता है, CMRR होता है हमारा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। ठीक है, और CMRR का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने याद हो तो CMRR का फॉर्मूला होता है AD
अपॉन में ACM, ठीक है। AD क्या होता है, डिफरेंशियल गेन, और ACM होता है कॉमन मोड गेन। अगर कॉमन मोड गेन डिक्रीज करेगा तो CMRR इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोफिशिएंट इज एसोसिएटेड विद द यूनिट रैंप फंक्शन। या यूनिट रैंप फंक्शन के स्टार्ट हमारा जो ESS होता है वो हमारा 1 अपॉन में KV होता है, अगर आपको मालूम हो तो। KV क्या होता है, स्टडी स्टैटिक वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैज एन ओपन लूप ट्रांसफर गेन G of S इज इक्वल टू K अपॉन में S इंटू में S+4। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालने हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स का फाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2K+1 इंटू में 180 डिग्री अपॉन में n-m या P-Z बोल लो। P-Z क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स माइनस में नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। तो अगर आपको मालूम है यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स कितने, 2 हैं, और 0 आपको गिवन नहीं है, तो वो 0 हमारे जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। तो अब K इक्वल टू 0 K इक्वल टू 1 के लिए निकाल लो। K इक्वल टू 0 पे निकालते हैं। K इक्वल टू 0 पे हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और K इक्वल टू 1 पर हो जाएगा 2 + 1 3 इंटू 180 अपॉन में 2, तो ये 90 270। तो 90 और 270 जो है आपके एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स है। क्वेश्चन नंबर 37 का A पार्ट है करेक्ट। इन द नेटवर्क टोपोलॉजी the property between two graphs so that both have got same incidence matrix is known as, ठीक है। तो ये होता है, इस प्रॉपर्टी को हम आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं, सही है। Which one of the following is not true, कौन सी ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन C E इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ E, ये गलत है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following can be considered as a recursive system, किसको recursive system बोल सकते हैं। recursive system वो होते हैं जहाँ पे present output जो है वो आपका present input और past output पे डिपेंड करता है, ठीक है। जहाँ पे present output जो है आपका present input and past output पे डिपेंड करता है, ठीक है, याद रखना। तो हमारा यहाँ पे इस हिसाब से यही एक ऑप्शन है जो past output पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कार्ले हैमिल्टन थ्योरम एवरी डैश मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स याद रखना इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इनपुट फंक्शन इज एनी ट्रांसमिशन इज सेड टू बी ट्रांसमिटेड विदाउट डिस्टॉर्शन इफ द आउटपुट सिग्नल आर ऑफ टी इज डिफाइंड टू बी। तो यार आर ऑफ टी शुड बी इक्वल टू, याद रखना, k टाइम्स ऑफ f ऑफ t माइनस डी, ठीक है। अगर हमें बिना डिस्टॉर्शन के इनपुट फंक्शन को ट्रांसमिट करना है तो, ठीक है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लोड इन द गिवन सर्किट। मैक्सिमम पावर क्या निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अब आपको मालूम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अगर आपने पढ़ी होगी तो मैक्सिमम पावर इज गिवन बाय VTH² अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ RTH, ठीक है। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है अक्रॉस लोड और थेवेनिन वोल्टेज निकालना पड़ता है, और फिर इसमें फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं अगर थेवेनिन रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो ये आउटपुट लोड को हम ओपन सर्किट कर देंगे, ठीक है। लोड को ओपन सर्किट कर देगा, जितने भी वोल्टेज सोर्स है उन्हें शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते थे, और जितने भी करंट सोर्स है उन्हें ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते थे, ठीक है। तो ये हमारा 3, ये मेरा 3 ओम, ये हमारा ये ओपन सर्किट, ये मेरा यहाँ से RTH फाइंड करना है। तो मेरा 3 ओम है, ये 5 ओम है, ये 2 ओम है और ये 12 ओम है। 12 + 2 इज 14, 14 पैरेलल 5 + 3, तो 3 + 14 पैरेलल 5। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका RTH आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका RTH यू विल फाइंड इट विल बी 3.684 आएगा समथिंग, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं इसको। तो आपका यहाँ पे आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस आ जाएगा, सही है। इसी तरीके से आप VTH निकाल सकते हैं अक्रॉस लोड, ठीक है। VTH में कुछ नहीं करना, आपको प्लस माइनस यहाँ पे वोल्टेज जो आपकी 12 वोल्ट है, और यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज आएगी नोडल लगाने के बाद वो मेरी VTH होगी, जो कि आपकी 3.158 आएगी, ठीक है। वो इसको इसमें पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका P मैक्स जो आएगा वो अराउंड 0.377 वोल्ट आएगा, तो चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, इफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ सर्किट आर कैरिंग द इक्वल अमाउंट ऑफ करंट देन द एलिमेंट आर सेड टू बी इन डैश कनेक्शन, ठीक है। तो यार एक सीरीज कनेक्शन ही है जिसमें हर एलिमेंट को सेम अमाउंट ऑफ करंट मिलता है। पैरेलल में सबको अलग अलग मिलता है, डिपेंड अपॉन देयर वोल्टेज, ठीक है, उसकी इक्विपमेंट की वोल्टेज क्या है, ठीक है। बट सीरीज में सबको एक साथ एक जैसा करंट मिलता है, सेम करंट मिलता है। इन अ मल्टीप्लेक्सर इफ देयर आर 4 इनपुट लाइन, मल्टीप्लेक्सर में 4 इनपुट लाइन है, ठीक है, एंड 1 आउटपुट लाइन, द नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन, तो 4 = 2 to the power n कर लें, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर = 2 to the power n, तो यहाँ से n = 2, हमारी नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी, 2 होंगी,
चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ जे के फ्लिप फ्लॉप एंड जे इज इक्वल टू 1 एंड के इक्वल टू 1, ठीक है, जे 1 हो के 1 हो, तो यार ये टॉगल कंडीशन देता है आपको, ठीक है। तो ये हमारी रेस अराउंड कंडीशन जिसे बोलते हैं, जो जे के फ्लिप फ्लॉप में हमें मिलती है, इसको हटाने के लिए हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, इफ द टेम्परेचर विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगी तो कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। Next, question number 48. In the phase lead compensation network, the phase of dash leads the phase of dash. ठीक है, तो phase of output voltage leads the phase of input voltage, option B. ठीक है. Next question, question number 49. Which one of the following provides 3 output states? 3 output states कौन आपको provide करता है? तो ट्राई स्टेट बफर जो होता है वो आपको 3 आउटपुट स्टेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का दिखता है यार, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ट्राई स्टेट बफर, ठीक है। ये आपका यहाँ से एक एनेबल का इनपुट आ रहा होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का दिखता है ट्राई स्टेट बफर, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज यूज्ड एट इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कौन यूज होता है? डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज यूज्ड एट द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, इसको याद रखना। तो हमारे पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 40 हमने कवर कर लिया है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 75 करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली पार्ट 3, ओके।